जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रह शकीब। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की फिल्म डॉन का एक मशहूर गाना है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। तो क्या ये शब्द आज बिहार की सियासत में व्यवहारिक रूप से कहीं कुछ संकेत देते हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो चुकी है। पैन इंडिया लोग जान चुके हैं कि आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की एक मुलाकात हुई है। बिहार सचिवालय के एक चैम्बर में, मुख्यमंत्री जी के चैम्बर में उनकी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात अचानक से हुई है, इसकी कहीं कोई सूचना पहले मीडिया में भी नहीं थी। एकदम से नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, मीडिया के कैमरे पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1 घंटे की मुलाकात हुई है। साथ में विजय चौधरी भी होते हैं, जो नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं। और बाहर आकर ये खबर चलाई जाती है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है। इस सिलसिले में नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है नेता प्रतिपक्ष ने। हम जानते हैं कि सूचना आयुक्त एक ऐसा पद है जिसके चयन के लिए जो समिति है, उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है। तो आज कहा यही गया है कि सूचना आयुक्त का पद खाली है, उनकी नियुक्ति होनी है, तो इसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। लेकिन अगर आप पिछली कुछ मुलाकातों को देखेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, जब नीतीश कुमार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहा कुछ जाता है और अंदर की पटकथा कुछ और होती है। जनवरी 2022 या मेरे ख्याल से फरवरी 2022 में भी एक मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, और उसके बाद ये खबर चलाई गई थी कि जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात हुई है और तेजस्वी जी ने कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर बातचीत करनी थी, मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करना था। उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। और उसके 2-4-6 महीने बाद यानी अगस्त 2022 में विपक्ष परिवर्तन हो गया था और जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए थे, और सत्ता की मलाई खा रहे जो लोग थे, साझेदार थे, वो एकदम से विपक्ष में आ गए थे और नीतीश कुमार उनके लिए खलनायक बन गए थे। इसी साल की अगर हम बात करें तो जनवरी के महीने में अंतिम सप्ताह में नीतीश जी की गाड़ी राजभवन पहुंचती है और उसके बाद ये खबर चलाई जाती है कि कुलपतियों की नियुक्ति होनी है। इस सिलसिले में नीतीश जी राजभवन पहुंचे हैं। लेकिन फिर अंदर खाने से ये खबर आती है कि नीतीश जी जब राजभवन पहुंचे थे तो वहां तकरीबन 20 मिनट तक राजभवन के सरकारी टेलीफोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई थी। और उसके 1 हफ्ते के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ जाती है और तेजस्वी यादव विपक्ष में चले जाते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मुलाकात तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हुई है। कहा यह जा रहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर यह मुलाकात हुई है, लेकिन अंदर की पटकथा कुछ और है। और ये तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर्स जो बिहार में अलग अलग पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, अलग अलग विचारधाराओं के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, उसमें यह चर्चा बहुत जोरों शोर से है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी बिहार में खेला होने वाला है। अभी 2 दिन पहले नीतीश जी राजगीर से लौटे हैं और वहां उन्होंने खेल परिसर का उद्घाटन किया है। तो निश्चित रूप से खेल परिसर का उद्घाटन करने के बाद खेला तो बनता है। और कल आप कड़ियों से जोड़ने का प्रयास करें। आज नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से। कल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तमाम विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों की बैठक बुलाई गई है और उसके एजेंडे के बारे में मीडिया को यह सूचना दी गई है कि 65% आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था, उसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने को लेकर जो जन आंदोलन खड़ा करना है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और तेजस्वी यादव जो जनसंवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसको लेकर उस पर बातचीत होगी। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है कि आज नीतीश जी से मुलाकात होती है और कल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। और उसके बाद इससे पहले भी कुछ हुआ है।
एक खास बात मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले बिहार के मुख्य सचिव के तौर पर, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अमृतलाल मीणा जी की नियुक्ति हुई है। अभी अमृतलाल मीणा जी लालू परिवार के भी बेहद विश्वसनीय अधिकारी माने जाते हैं और नीतीश कुमार के भी बहुत प्रिय अधिकारियों में शुमार होते हैं। जब 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों पर पहुंचाया था, उसके बाद जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, साथ साथ उनके पास पथ निर्माण विभाग का भी प्रभार था, तो उस पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव के तौर पर अमृतलाल मीणा जी काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव के बहुत प्रिय अधिकारियों में हैं, नीतीश कुमार भी उनको बहुत पसंद करते हैं। तो शासन और प्रशासन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो दोनों लोगों का प्रिय है। इस बात की बारीकी को समझने की जरूरत है। यह संकेत है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो आज बॉडी लैंग्वेज है मीडिया के सामने, आज आप उदाहरण के तौर पर विजय सिन्हा को ही देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि कभी सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा ने नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर कभी मीडिया के सामने बातचीत की होगी। वो जब भी बोलते हैं तो तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, लालू यादव के खिलाफ बोलते हैं। यानी इन दोनों की जो नौकरी है, रोजी रोटी है, ये तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ बोलने के कारण चल रही है या उनको रखा ही गया है इसलिए। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार के उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई दायित्व नहीं है। वो नौकरियों की बात नहीं करेंगे, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं जनता के लिए, उनकी कोई बात नहीं करते कभी मीडिया के सामने उस सिलसिले में। बस उनको आप माइक, अगर जैसे ही मीडिया का झुंड दिखता है वो लालू तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये किया, जंगल राज था, फलाना ढिमाका। 19 साल हो गए हैं सत्ता परिवर्तन को बिहार में। कुछ बीच के अगर कुछ टाइम को छोड़ दिया जाए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी 17 साल तकरीबन सत्ता में रही है और उसके बाद भी अगर उनको लालू यादव में जंगल राज दिखता है और लालू यादव के जंगल राज के नाम पे ही अपनी सियासत चलानी है, तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उनके पास अपना कुछ नहीं है बताने के लिए कि हम जब सरकार में थे तो हमने क्या किया। हाँ, ये जरूर है कि जो काम हुए उसका क्रेडिट लेने की होड़ जरूर थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, जातीय जनगणना का मुद्दा है। आरएसएस का स्पष्ट मत आ चुका है जातीय जनगणना के ऊपर। अभी केरल में जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, जातीय जनगणना समाज में विभाजन पैदा करेगी और वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जब बिहार में जातीय जनगणना तमाम जो बाधाएं थी उनको पार करते हुए करवा ली गई और उसके बाद उनके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए, तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान सुनिए बिहार में कि हम जब सरकार में थे तब हमने जातीय जनगणना का प्रपोजल दिया था। यानी कहीं ना कहीं वो क्रेडिट उनको लेना था, जिसमें उनका कोई दखल अमल नहीं है, बल्कि वो वैचारिक रूप से जातीय जनगणना के विरोधी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक अजब सी बेचैनी है आज की मुलाकात के बाद, क्योंकि उनका, नीतीश जी का कुछ भी दांव पे नहीं है। अभी इसी साल फरवरी के महीने में बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव जी स्पष्ट रूप से सदन में कह चुके हैं कि चचा को जिस दिन हमारी जरूरत होगी हम साथ हैं। यानी नीतीश जी भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि 2025 का जो पूरा टेन्योर है, नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर का 2025, जब तक बिहार की विधानसभा का टर्म है तब तक उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश जी के लिए रिजर्व है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार को जिस दिन तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ेगी तेजस्वी यादव संभाल लेंगे सरकार को रेस्क्यू करने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। चिंता भारतीय जनता पार्टी को है कि बैठे बैठाए बेरोजगार हो जाना है और केंद्र में 12 सांसद हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में,
उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न ऑफ रूल है और जो नीतीश जी का पैटर्न ऑफ रूल है वो अलग अलग धड़े हैं। यानी नीतीश जी के जो मुद्दे हैं, मुद्दे आधारित राजनीति अगर नीतीश जी करते हैं तो उन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, और सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये अभी जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, इजराइल पैलेस्टाइन का मामला हो, इन सब पर लैटरल एंट्री का मामला हो, इन सब पर जेडीयू का जो स्टैंड रहा है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भले ही ललन सिंह संसद में जो बोलना हो बोल आए हैं, लेकिन उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने उसको रफू करने की, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए तमाम जुगत किया है। जमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, विधान पार्षद हैं खालिद अनवर, वो लगातार वक्फ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और उसके बाद ललन सिंह जी की तरफ से भी कोई उसके बाद फिर कोई बयान नहीं आया है। सदन में उन्होंने जो कहा है वो कहा है। अभी आप देख लीजिए ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के वो तो टेबल ही नहीं हुआ। लेटरल एंट्री के मामले पर आप देख लीजिए जेडीयू का क्या स्टैंड रहा है। कुछ नहीं बोले नीतीश जी, लेकिन विचारधारा जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देती है नीतीश जी की हर मुद्दे पर। चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, मुसलमानों को लेकर के कोई मामला बनता है, या रिजर्वेशन के इशू का मामला है, 65% आरक्षण बढ़ाने को लेकर नीतीश जी कह रहे हैं कि वो बढ़ाएंगे। जातीय जनगणना का स्टैंड भी राहुल गांधी के, नीतीश जी का स्टैंड है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना करवा के नीतीश जी ने बिहार में दिखा दिया। उसी जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है किसी राज्य में कि वो बोल दे कि हम जातीय जनगणना कराने को तैयार हैं, या जातीय जनगणना का प्रस्ताव लेकर के वो सदन में आ जाएं। चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोहन सिंह यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, बीरेंद्र सिंह हो, कोई हो, किसी भी प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी शासित किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में जो है बात कर सके कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन राहुल गांधी उसको पैन इंडिया कराने की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो मुद्दे जो हैं, नीतीश जी के जो मुद्दे हैं, राजनीति के जो मुद्दे हैं, नीतीश जी जिन मुद्दों के सारे राजनीति करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा होता है, या वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन शासन में इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केसी त्यागी जी का इस्तीफा हो गया मुख्य प्रवक्ता के पद से। मीडिया ने ये पोर्ट्रे किया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है नीतीश जी, क्योंकि केसी त्यागी बार बार एंटी भाजपा स्टैंड ले रहे थे मीडिया के सामने में तमाम मुद्दों पर। और एक टाइम को ऐसा पोर्ट्रे किया जाने लगा कि नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव के साथ, वो कहीं ना कहीं नीतीश जी ने भी एक मैसेज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है कि हम आपके दबाव में हैं। और तेजस्वी यादव ने भी एक मैसेज दे दिया है ब्यूरोक्रेसी को कि हमको नॉन सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी दिन सरकार में वापस आ सकते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री। अगर ब्यूरोक्रेसी मान लेते हैं, संभावना है इस बात की कि हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीरियस नहीं ले रही हो, तो आज वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक मैसेज चला गया है कि हमको नॉन सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी दिन सत्ता में वापस आ सकते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री। और इधर भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश जी ने मैसेज दे दिया है कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है केसी त्यागी जी को मुख्य प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद। मेरे पास विकल्प खुला हुआ है और हम दबाव में आने वाले नहीं है। तो पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और इस मुलाकात के बहुत मायने हैं, बहुत नतीजे निकल कर आएंगे सामने, आप देख लीजिएगा। और ये तो बिहार की जनता भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है और वो भी ये जान रही है कि नीतीश जी एक बार और तो कम से कम पलटी मारेंगे।
और इंडिया गठबंधन के साथ वो आएंगे, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है और वो राजनीति, जिन मुद्दों की राजनीति नीतीश जी करना चाहते हैं, वो मुद्दे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, या इंडिया गठबंधन उन मुद्दों के साथ खड़ा है जहां उनकी राजनीति के लिए सेफ जोन है, या उनकी राजनीति के लिए एक सेफ पैसेज मिलता हुआ दिखाई देता है नीतीश जी को, एक मॉरल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त की जो बेचैनी है आपको 1-2 दिनों में दिखाई देगा। हो सकता है कि अनाप शनाप बयान भी आने लगे, सांप्रदायिक विभाजन, सांप्रदायिक रूप से जो है माहौल को विभाजित करने वाले बयान भी अभी आएंगे। गिरिराज सिंह तो लगातार देते ही रहते हैं, बाकी विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी की तरफ से भी आ सकते हैं, आप देखते रहिएगा 48 घंटों के अंदर। तो बीच में ये खबर भी चली कि चिराग पासवान की पार्टी तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहां भी नीतीश जी को लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो सकती है तो मेरी पार्टी में भी टूट हो सकती है। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं, अलग अलग एंगल से नीतीश जी ने अपने एंगल से लोगों को संदेश दिया है और तेजस्वी यादव ने अपने एंगल से लोगों को संदेश दिया है। आरजेडी में भी जो भगदड़ मचने वाली है जनसुराज को लेकर के, जिसकी खबरें बार बार आती रहती हैं, उस वहां भी ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है तेजस्वी यादव जी ने भी कि आप धैर्य और संयम के साथ बने रहिए, हम किसी भी दिन सरकार में वापस आ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी ये मैसेज दे दिया है और इधर नीतीश जी ने भाजपा को भी ये मैसेज दे दिया है, सिर्फ बिहार भर नहीं, दिल्ली तक मैसेज दे दिया है, नड्डा साहब से लेकर मोदी तक को मैसेज दे दिया है। और एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, इस पर बहुत बारीकी से गौर करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि वो लगभग 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और चुनाव का मुद्दा क्या है? जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं, उनकी हैसियत उतनी होती है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, तो जो लोग, जो युवा, कश्मीरी युवा पत्थरबाजी के आरोप में जेल गए हैं, उनको वो रिहा करवाने में मदद करेंगे, रिहा करवाने के लिए मुहिम चलाएंगे। जबकि अमित शाह का स्टैंड है कि जो लोग पत्थरबाजी करने के आरोप में मुलव्विस पाए जाएंगे, उनको तो क्या, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एक राज्य को लेकर एक मुद्दे पर दोनों लोगों की राय आप देख सकते हैं। एक रिहा करवाने की बात कर रहे हैं, दूसरा नौकरी तक से वंचित करने की बात कर रहा है। तो ये एक नेचुरल अलाई नहीं है नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त। वो वाजपेयी जी के जमाने में हुआ करता था, 1998 में भी यही 12 सांसद थे एनडीए में, तो उस वक्त रेल और रक्षा दोनों जदयू के पास था और एनडीए के संयोजक का पद भी जदयू के पास था, जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में। और आज भी 12 सांसद हैं, लेकिन आज क्या है? भेड़ बकरी चराने वाला एक मंत्रालय और एक राज्य मंत्रालय, राज्य मंत्री का दर्जा। तो इस बात को नीतीश जी भी समझ रहे हैं। तो ये जो अलाई है, आज का जो अलाई है जदयू भाजपा का, वो एक नेचुरल अलाई दिखता नहीं है, चाहे वो मुद्दों पर बात की जाए या राजनीति के हिसाब से बात की जाए। इस वक्त नीतीश जी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है एनडीए के साथ। निश्चित रूप से अब ये दिखने लगा है। और फिर एक बार जाते जाते आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले नीतीश जी राजगीर से लौटे हैं, और जब नीतीश जी राजगीर से लौटते हैं, बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ बड़ा होता है। और इस बार तो राजनीति में राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन करके आए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में खेला ही होगा। अब ये कब होगा, तारीख और समय क्या रहेगा, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि खेला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपील के साथ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से अवगत कराइए। इजाज़त दीजिए मुझे।